Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I am your Pakistan Studies lecturer Midhat Abbas. Students, we are doing chapter 7 which is Foreign Policy of Pakistan. हम इसके questions start कर चुके हैं जिसमें से subjective part के आधे questions we solved in the last lecture. आज हम उसके बाकी questions solve करके इसको ख़त्म कर देंगे. आगे बढ़ने से पहले जो सबसे पहली बात है वो ये है कि you people have to work hard and you people will have to go through all the previous lectures so that you're able to understand today's lecture और आप आज के questions को answers भी कर सकें. So please आप अपना जो homework है उसको complete कीजिए, पिछले lectures दोबारा एक दफा देखिए, recall कीजिए और फिर इस lecture पे आगे चलिए. चलें. Sixth question, part 2, the subjective question. Narrate Pakistan's role in the organization of the Islamic Conference. अब what you have to do is कि question आपको ये कह रहा है कि आप पाकिस्तान का रोल जो OIC में है, which is Organization of the Islamic Conference, उसको नरेट करें. नरेट करने का मतलब होता है कि उसको खोल के बयान करें. अब ये क्वेश्चंस आंसर करने के लिए इन क्वेश्चंस की जो कीवर्ड टर्म्स हैं वो आपको समझना बहुत जरूरी है. जैसे नरेट, जैसे डिस्क्राइब, जैसे एक्सप्लेन. कहने को तो आप लोग कहेंगे मिस हैं तो सारी सिमिलर. दे आर सिमिलर लेकिन हर एक का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है. डिस्क्राइब एक ऐसी टर्म है जो आपको कहती है कि आप छोटे पैराग्राफ में सिर्फ इस बात को खोल के लिख दो कि वो चीज क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि डिस्क्राइब द 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आजम तो आप सिर्फ वो 14 पॉइंट्स लिखोगे. अगर मैं आपको ये कहूं कि एक्सप्लेन 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आजम तो आप उसमें वो 14 पॉइंट्स लिखने के साथ साथ जैसे मैं आपको समझाती हूं वैसे उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखोगे कि हर एक पॉइंट का मतलब क्या है. अगर मैं आपको कह दूं कि नरेट तो नरेट में आएगा कि आप सिर्फ उन पॉइंट्स को लिखोगे और उनकी थोड़ी बहुत बैकग्राउंड बताओगे. नाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस आपका इन की टर्म्स को समझना बड़ा जरूरी है. तो इस क्वेश्चन में द की टर्म इज नरेट. नरेट का मतलब है आपने पाकिस्तान का रोल OIC में खोल के बताना है. सो अगर आप पाकिस्तान का रोल खोल के बताएंगे तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि OIC क्या है. उसके बाद आप बताएंगे कि OIC की फॉर्मेशन कैसे हुई, पाकिस्तान ने उसमें क्या किरदार अदा किया, कितने मेंबर्स उसके बने. ठीक है. अब साथ में आपको यह भी बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान हैज ऑलवेज सपोर्टेड द मुस्लिम यूनिटी एंड ब्रदरहुड. पाकिस्तान ने हमेशा मुसलमानों के भाईचारे को सपोर्ट किया है और उसकी यूनिटी को सपोर्ट किया है. हर वो कदम उठाया है which is for the unity and brotherhood of the Muslim community or the Muslim countries. अब अगर बात की जाए तो जब OIC के मेंबर्स बन गए, 23 मेंबर्स थे, OIC स्टार्ट हो गई. अकॉर्डिंग टू OIC पर पाकिस्तान ने क्या क्या किया? पाकिस्तान ने सिर्फ इसके बनने में या इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प नहीं की. बाद में पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन के सामने बहुत सारे ऐसे मुसलमान मुल्क थे जिनकी प्रॉब्लम्स हाईलाइट की और सामने रखी. जैसे अगर हम बात करें तो जेरूसलम की जो थी बात कि दे शुड बी फ्रीड फ्रॉम इजरायली इन्वेजन या इजरायली फोर्सेस, पैलेस्टीन का इशू, कश्मीर इशू. उसके अलावा पाकिस्तान ने जो इंडिपेंडेंस है ऑफ मोरक्को, इस जैसे इश्यूज भी सामने रखे थे. और इनकी इंडिपेंडेंस में, इंडिपेंडेंस ऑफ लिबिया, इनकी इंडिपेंडेंस में पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया था. फिर जो कॉन्फ्रेंसेस होती थी OIC की, शुरू की कॉन्फ्रेंसेस तो पाकिस्तान ने होस्ट भी की. ठीक है. 1969 की कॉन्फ्रेंस, उसके बाद उससे पहले 1956 में जो कदम उठाया था पाकिस्तान ने फॉर द यूनिटी ऑफ मुस्लिम कंट्रीज. सो ये सारी चीजें आपको डिटेल में खोल के बतानी है. पहले आपको ये बताना है OIC क्या है, फिर पाकिस्तान ने OIC के बनने में कैसे काम किया, कैसे 1969 में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की बात हुई OIC की एक कॉन्फ्रेंस में. फिर उसके बाद यू हैव टू डिस्कस कि पाकिस्तान ने कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो OIC में हाईलाइट किए और उनका सोल्यूशन जो है वो निकलवाया. अगर आप पैलेस्टीन का इशू ले लें, लिबिया का ले लें, मोरक्को का ले लें, और भी ऐसे 2-3 इश्यूज हैं जो पाकिस्तान ने OIC में हाईलाइट किए थे. सो यू हैव टू बी फुल एक्सप्लिसिट, खुला के आपने ये आंसर लिखना है. हर एक चीज को हाईलाइट करना है, डिटेल में बताना है, कोई चीज मिस नहीं करनी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Explain the genesis and development of Kashmir problem.
अब क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि जेनेसिस का मतलब है स्टार्ट, कि ये प्रॉब्लम उभर के कहां से सामने आई। तो प्रॉब्लम क्या है? कश्मीर प्रॉब्लम है। इसका स्टार्ट क्या था, और ये आज जो इसकी शक्ल है कश्मीर इशू की, वो कैसे उसने इख्तियार की। सो यू डोंट हैव ओनली टू टेल द स्टार्ट, जो कि 1947 के बाद ही एक्चुअली स्टार्ट हो गया था, जब 1948 में फिर वॉर हुई, जब इंडिया ने हमला कर दिया था कश्मीर पे। फिर उसके बाद यूएन की इंटरवेंशन, फिर यूएन की रेजोल्यूशन, फिर उसके बाद उस रेजोल्यूशन पे कैसे एक्ट किया गया। आई वुड सजेस्ट कि यहां पे उन्होंने कोई ईयर नंबर, उन्होंने ये नहीं लिखा कि 2000 तक बताओ या 2020 तक बताओ। तो आप टिल डेट, आज तक के जो डेवलपमेंट है कश्मीर इशू में, वो बताएंगे, विच इज फॉर श्योर कि अनरिजॉल्व्ड है। ये तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि कश्मीर इशू आज तक अनरिजॉल्व्ड है। लेकिन इस पे क्या क्या कोशिश की गई, जैसे यूएन का जो सोल्यूशन था, रेजोल्यूशन जो उसने दी थी कि प्लेबिसाइट हो, वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद आगे आके जब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में और यूएन में भी ये इशू जब हाईलाइट किया गया, तो इंडिया ने इस पे कोई रिस्पांस नहीं दिया, इस इशू को हाईलाइट नहीं किया। हाउएवर 1965 की वॉर में कश्मीर इशू वाज वन ऑफ द कॉजेज। सो इस तरह यहां से लेके एंड तक यू विल हैव टू एक्सप्लेन द कश्मीर इशू, कि ये इशू बना क्यों, फिर इसके ऊपर स्टेप्स क्या लिए गए, एंड पाकिस्तान और इंडिया का टेक, कि पाकिस्तान इसके लिए क्या रिस्पांस देता है और इंडिया क्या रिस्पांस देता है। यू हैव टू कीप ऑल दीज 4 फैक्टर्स इन माइंड, और उसके बाद अपने ये आंसर जो है एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन की टर्म है एक्सप्लेन। तो यू हैव टू कंप्लीटली नरेट, डिस्क्राइब, खुल के बयान करना है आपने इसको। क्वेश्चन नंबर 8, comprehend Pakistan's relations with the Central Asian countries. Comprehend की टर्म ये है, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के रिलेशन। कॉम्प्रीहेंड का मतलब है समझना। तो आप किसी बात को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसकी एक एक चीज को, एक एक डिटेल को एक्सप्लेन ना कर दो। तो पहले तो ये बताना कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज कितने हैं, फिर ये बताना कि उनमें से हर एक के साथ पाकिस्तान का क्या रिलेशन है, वो रिलेशन कब इस्टेब्लिश हुआ, कैसे आगे बढ़ा, डेवलप कैसे हुआ, फिर उसके अकॉर्डिंगली उन कंट्रीज ने बिहेव कैसे किया या पाकिस्तान ने उनके साथ कैसे बिहेव किया। सो द स्टेप्स दैट वर टेकन बाय बोथ कंट्रीज। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल यू टेकिंग इन अकाउंट 3 to 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तो हर एक एशियन कंट्रीज के साथ आप अलग अलग एक्सप्लेन करोगे हेडिंग देके, ठीक है। सो स्टेप्स दैट were taken. So again, in order to understand something, in order to comprehend something, you will have to completely explain. So these are alternate terminologies जिसमें आप डिटेल में आंसर देते हो, तो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, describe Pakistan's relations with Saudi Arabia. The key word is describe. Then it's between Saudi Arabia and Pakistan. आप दोनों कंट्रीज की इंपॉर्टेंस बताओ। डू मेंशन कि सऊदी अरेबिया जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है मुसलमानों के लिए। डू मेंशन आर होली काबा। देन यू टॉक अबाउट के ओवर द ईयर्स, हर एक साल में कैसे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की हेल्प की। ये भी मेंशन करो कि जो ऑयल है, जो एनर्जी रिजर्व्स हैं वहां के, उससे वो कैसे पाकिस्तान की हेल्प करना चाहता है, ये किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। सो एवरी सिंगल स्टेप दैट वाज टेकन, उनको आप एक्सप्लेन करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों ने ये सारे आंसर्स जितने भी सब्जेक्टिव पार्ट में है, पॉइंटर्स में नहीं देने, बुलेट्स में नहीं देने, पॉइंटर्स में नहीं देने, आपने कंप्लीट पैराग्राफ्स के तौर पे इनको लिखना है। सो राइट योर आंसर्स प्रॉपरली। आंसर के अंदर लिख क्या रहे हो वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये बात इंपॉर्टेंट है कि आंसर आप कैसे लिख रहे हो। सो यस, यू टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट्स, you talk about the yearly incidents, you explain कैसे हुई। आपने नोट किया होगा कि जो लेक्चर्स हमने जिनमें इन रिलेशंस को डिस्कस किया हुआ सारे कंट्रीज को या पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को, आई हैव मेड इट अ पॉइंट के हर इंपॉर्टेंट ईयर का नंबर भी मेंशन किया जाए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है
बिकॉज जब आप कनेक्ट करते हो ना सारे कंट्रीज के रिलेशंस, तो उस साल में पाकिस्तान ने सिर्फ एक कंट्री के साथ इंटरेक्ट नहीं किया होता, सारे कंट्रीज के साथ इंटरेक्ट किया होता है। अगर मैं 2000 में बात करूं कि 2000 में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, तो 2000 में पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के अलावा बाकी भी कंट्रीज से इंटरेक्ट किया होगा। सो जिनके साथ किया होगा उनके बारे में आप कनेक्शन बना सकते हो, समझना आसान हो जाता है फॉरेन रिलेशन को। सो इसलिए यू हैव टू मेंशन इट दैट वे। फिर लेट्स टॉक अबाउट एक्सप्लेन द रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड सार्क कंट्रीज। ये 10th क्वेश्चन है, इसमें पाकिस्तान और सार्क कंट्रीज की बात हो रही है। इसको भी हम उसी तरह लेके चलेंगे। पहले हम एक्सप्लेन करेंगे सार्क क्या है, इसके कितने मेंबर्स हैं, इसमें पाकिस्तान ने कब मेंबरशिप ली, उसके बाद पाकिस्तान का रोल। देन यू टॉक अबाउट उसी तरह डेटेड तरीके से इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स कि सार्क कंट्रीज के साथ पाकिस्तान का रिलेशन किस ईयर में डेवलप हुआ, इस्टेब्लिश कब हुआ, फिर उसके बाद क्या स्टेप्स लिए दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे की मदद करने के लिए, किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया भी या नहीं किया, कोई फेलियर हुआ या नहीं हुआ। सो ऑल दीज थिंग्स अगेन यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब पाकिस्तान रिलेशंस विद अमेरिका। अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान का रिलेशन हमने डिस्कस करना है विद अमेरिका, और की टर्म हमारी क्या है, डिस्क्राइब। अमेरिका सुपर पावर क्यों है, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड, पाकिस्तान के लिए इसके साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश करना क्यों नेसेसरी था, उसके अलावा कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को लोन्स और एड्स दी, कैसे देयर वर विजिट्स फ्रॉम बोथ द कंट्रीज, कैसे दे डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन ट्रेड एंड अदर प्रोजेक्ट्स, और जो एड पाकिस्तान को अमेरिका ने दी वो एड कहां कहां यूज हुई। बिकॉज यू आर डिस्क्राइबिंग, तो आप हर एक फैक्टर और हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में मेंशन करते हो। Let's move on to the next question, which is discuss Pakistan's contribution towards peacekeeping in the world. तो डिस्कस करना है। डिस्कस का वर्ड अहम है। डिस्कस में आप जो इवेंट हुआ, जो फैक्ट है, वो तो देते ही देते हो, लेकिन साथ में आप उस सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज करके ये बात भी लिखते हो कि क्या ये सही थी या गलत थी। सो यू हैव टू डिस्कस कि किस तरह अगर पाकिस्तान ने कोई कदम उठाया तो वो वर्ल्ड पीस की तरफ कैसे बढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान ने यूएन में या दूसरे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में इस बात पे एम्फेसिस दिया कि वर्ल्ड पीस या टेररिज्म का जो है वो खात्मा होना चाहिए, तो उसके लिए पाकिस्तान ने किस तरह इस बात को एक्सप्रेस किया। फिर आप इस बारे में बात करोगे कि वर्ल्ड पीस के लिए पाकिस्तान ने क्या इकदामात लिए। वर्ल्ड पीस के लिए यू विल नेवर फॉरगेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएन, द यूनाइटेड नेशंस, इसका मेंबर है पाकिस्तान। इसके थ्रू पाकिस्तान बाकी मेंबर्स से जो है वो इंटरेक्ट करता है। फिर पाकिस्तान ने जब भी यूएन ने कोई रेजोल्यूशन पास की, जब भी यूएन ने कोई डिसीजन दिया, उस डिसीजन के ऊपर पाकिस्तान ने एक्ट किया, उसको एक्सेप्ट किया। देन टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ लिबिया, देन टॉकिंग अबाउट द कश्मीर इशू। ऐसे हर चीजें जो पाकिस्तान ने वहां हाईलाइट की, जिसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान को लगता था कि अगर ये चीज या अगर ये डिसएग्रीमेंट या अगर ये इशू सॉल्व ना हुआ तो इससे वर्ल्ड पीस को थ्रेट हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर एनर्जी के यूजेज के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है, जो रोकथाम है, उसके साथ अग्री करके जो वर्ल्ड पीस मेंटेन करने के लिए एग्रीमेंट किया है वो। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने कोई ऑलमोस्ट 11-12 पॉइंट्स में ये पीस कीपिंग जो रोल है पाकिस्तान का वो डिस्कस किया था। गो ओवर दैट लेक्चर एंड देन राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन अ वे आई हैव जस्ट टोल्ड यू। कि क्वेश्चन का की पॉइंट जहन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन के की पॉइंट या की
वर्ड के तहत आंसर नहीं करोगे तो तब भी मार्क्स कट सकते हैं. So you have to be detailed because it's the subjective part. You have to give each and everything. Give the answers in paragraphs. Do not make bullets or pointers. Except कि अगर कोई objectives आ जाएं या कोई 14 points आ जाएं, कोई ऐसी चीज जो कि unavoidable है, उसको आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा. बाकी चीजें जो हैं you will have to write in paragraphs और हर एक को उस क्वेश्चन के की टर्म के अकॉर्डिंगली आंसर करना है. अगर डिस्कस या एनालाइज होगा तो अपनी ओपिनियन डालनी है. डिस्कस या एनालाइज नहीं होगा तो अपनी ओपिनियन नहीं डालनी. I hope this way you'll be able to solve all the subjective questions very easily. Now I will see you in the next lecture जब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.